दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल टू 7 सितंबर का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है मोपला राइटर्स नॉट फ्रीडम फाइटर्स। तो एक रिपोर्ट ने बोला है जो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स बेसिकली जो शहीद हो गए होते हैं वो डिक्शनरी पब्लिश की है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, सो उसकी जो लिस्ट है इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने किसको मार्टियर्स की डिक्शनरी से हटा दिया है? वरियन कुन्नत कुन्हामद हाजी एंड अली मुसलियार द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मोपल्ला मैसेकर। ठीक है, तो जो मोपल्ला मैसेकर था 1931 के आसपास हुआ था। बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स एंड हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ हुआ था। तो बेसिकली इन पे एलिज्ड ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने हिंदू विमेन एंड हिंदू जो भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनको बहुत ही ब्रूटली मारा और बहुत ही बुरा तरीके से विमेन का रेप किया, बच्चों को मारा। तो इसीलिए इनको मार्टियर्स की लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, सो वाई उनको नोटोरियस मोपला लीडर माना जाता था एंड अ हार्ड कोर क्रिमिनल जिन्होंने काफ़ी इनोसेंट हिंदू मेन विमेन एंड चिल्ड्रंस को मारा था। 1931 सॉरी 1921 में था ये। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड देयर बॉडी इन द थुरुवुर किन्नर। ठीक है, बेसिकली एक वेल है, कुएं, वहाँ पे इनको डिपॉजिट कर दिया गया था। एंड ऑलमोस्ट ऑल द मोपला आउटरेजेस वर कम्युनल। ये भी नोट करना चाहिए कि देवर अगेंस्ट द हिंदू सोसाइटी। आई थिंक हमने एक बार पहले भी इसको कवर किया था मोपला रियॉट्स को, जितना मुझे याद है। उस टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि ये कंटेंशियस है कि इनको क्या दर्जा दिया जाना चाहिए। तो फाइनली इनको दर्जा दे दिया गया, तो ही वॉज नॉट अ मार्टियर। सो मापिल्ला रेबिलियन क्या है, या मोपल्ला रेबिलियन जो 1921 में हुआ था वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियॉट्स। पहले छोटे छोटे रियॉट्स होते रहते थे, फिर एक रेबेलियन का रूप ले लिया इन द 1921 अगेंस्ट ब्रिटिश प्लस हिंदू लैंड्स लॉर्ड ऑफ मालाबार। जो मालाबार अभी केरला है, जो उस टाइम पे मालाबार होता था। एंड अभी उसकी 100th ईयर एनिवर्सरी है अपराइजिंग की, इसीलिए इसको याद किया जा रहा है। कॉजेज़ क्या थे भाई? क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तो चल ही रहा था, और क्या था, जो मालाबार रीजन वाले में फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। एंड फाइनली जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ऑपरेस करते ही होंगे ऑब्वियसली, तो इसीलिए उन्होंने फाइनली हथियार उठाए एंड कम्युनल वायलेंस हुआ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। गांधी जी अलॉन्ग विद शौकत अली जो लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, ठीक है, विजिटेड कैलिकट इन 1920 टू स्प्रेड द कंबाइंड मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ मालाबार। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी कॉल अ खिलाफत कमेटी बनी मालाबार में एंड द मापिल्लाज अंडर देयर रिलीजियस लीडर तहंदुम तंगल ऑफ पोनानी हु प्लेज टू सपोर्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने हाँ भर दी कि ठीक है, हमने खिलाफत कमेटी बिठाई और हम आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स ग्रीवेंसेज वर रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस एंड अनफेयर एक्सट्रैक्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड भी ऑब्वियसली इतने शरीफ थोड़ी होंगे, ऑब्वियसली उनको ऑपरेस किया होगा, दैट्स वाई दे गॉट एजिटेटेड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद मच अग्रेशन। तो जो गुरखा रेजिमेंट की आर्मी थी उनको बुला के बेसिकली वो करवाया, उन पे ऑपरेशन कराया, इसीलिए दे वर फेड अप एंड दे एजिटेटेड अगेंस्ट बोथ। सो ब्रिटिश सप्रेशन वाज वेगन ट्रेजेडी व्हेन अप्रॉक्सीमेटली 60 मापल्ला प्रिजनर्स ऑन देयर वे टू प्रिजन वर सफोकेटेड टू डेथ। बेसिकली फिर उनके साथ भी काफ़ी बुरा किया, जो रियॉट्स के जो लीडर्स वगैरह या फिर पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर सफोकेटेड टू डेथ इन द क्लोज रेलवे गुड वैगन। तो रेल के अंदर उनको बंद करके उनको सफोकेट करके मार दिया गया। सो दिस इज़ द रीजन ऑफ मालाबार, सो यू मस्ट रिमेंबर। एंड ये पोनानी वगैरह बता रखा है जो हमने जिन लीडर का पढ़ा था, पोनानी, कोचिंग, ठीक है। एंड ये तो कोयम्बटूर है उधर, ये नीलगिरीज है एंड ये बेसिकली केरला का पार्ट है, आप थोड़ा देख सकते हो। इतना पुराना मैप याद करके कोई फ़ायदा नहीं है वैसे। देन देख लेते हैं नेक्स्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। तो इसका 4th एडिशन रिलीज हुआ है और इसको रिलीज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो रैंकिंग क्या होती है? अमंग द स्टेट्स, हमारे अमंग द स्टेट्स रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, कौन सा स्टेट ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए। एंड सो बेसिकली इस बार का ये 2015 से स्टार्ट किया गया था कि भाई एक्शन प्लान हम इस तरीके के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बांटेंगे, मतलब पब्लिश करेंगे एंड स्टेट्स कैसे उनको फॉलो करेंगे। तो मेजर चेंज इस बार क्या किया कि स्टेट परफॉर्मेंस को एक्सक्लूसिवली टू यूजर्स फीडबैक के बेसिस पे रैंक किया गया। जो यूजर्स हैं बेसिकली जो सिटीजन्स हैं, ताकि उनका बताया जा सके, उनका एक्सपीरियंस जान के ही वो किया जा सके एंड जो रेड टेपिज्म है उसको एलिमिनेट किया जा सके। सो कौन कौन सी दो स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया? आंध्रा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, एमपी, झारखंड। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 का पब्लिश हुआ है। इट इंक्लूड 180 रिफॉर्म पॉइंट्स कवरिंग 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज। तो भाई 180 पॉइंट्स आपको फॉलो करने चाहिए एंड ये 12 एरियाज पे आपको ध्यान देना चाहिए, सच एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर एंड इन्वायरमेंट। सो व्हाट वाई आर द स्टेट्स रैंक? अब रैंक क्यों होती हैं? ताकि जो देखे कि कौन सी स्टेट्स कितना बेहतर काम कर रही हैं
एंड अट्रैक्ट हो इन्वेस्टमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड वहाँ का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो. वॉज सोट टू बी अचीव बाई इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन थ्रू सिस्टम ऑफ रैंकिंग स्टेट्स. इससे हेल्दी कॉम्पिटिशन तो होगा ही कि भाई अच्छा उस स्टेट ने बेहतर काम किया बिजनेस मतलब बेसिकली अट्रैक्ट करने में, तो हम भी करेंगे. ठीक है. सो सिग्निफिकेंस क्या है, दी स्टेट विल हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉस्टर हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ये 3 पॉइंट याद कर सकते हो किसके लिए इसको रैंक किया जाता है. देन अबाउट SEO, फेवरेट टॉपिक. ठीक है. तो मीटिंग्स हुई उनकी एंड SEO के बारे में देख लेते हैं. परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो UN की बॉडी या कुछ भी UN से रिलेटेड नहीं है. 2001 में बनाई गई थी इन शंघाई चाइना. ठीक है. उस टाइम 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई थी इसको. ठीक है. दो जिसे शंघाई 5 मैकेनिज्म कहते थे. कौन सी 5 कंट्रीज़ थी? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी. फिर फाइनली इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया. ठीक है. सो इसमें ध्यान रखना कि इसमें रशिया एंड चाइना दोनों ही हैं, बाकी तो ये वाली दूसरी कंट्रीज़ है. तो SEO चार्टर साइन किया गया इन द सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है इन द 2002. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड 2003 में बेसिकली फोर्स में एंटर हुआ था. 2001 में इसको बनाया गया था कि अनाउंस किया गया था बेसिकली, पर 2003 में इसको फॉर्मली प्लेटफॉर्म पे लाया गया था. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? रशिया एंड चाइना, रशियन एंड चाइना. मेन गोल्स क्या है भाई? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अलाई जाए मेंबर स्टेट्स में. पॉलिटिक्स एंड ट्रेड में इफेक्टिव कॉपरेशन हो, रिसर्च टेक्नोलॉजी कल्चर में कॉपरेशन हो, एजुकेशन में, एनर्जी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म इन्वायरमेंटल एंड पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन हो, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर हो बेसिकली. बॉडीज़ कौन कौन सी हैं इसके अंडर? देखो इंपॉर्टेंट तो ये है, 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं जो इसकी, SEO सेक्रेटरीट एंड रैट्स. ठीक है. तो जब भी SEO के बात आए ना तो आपको SEO सेक्रेटरीट की बात करनी है और रैट्स की बात करनी है. रैट्स इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. जो ताशकंद में है, जबकि SEO सेक्रेटरीट इसका बीजिंग में है. ठीक है. बनी तो ये शंघाई में थी पर इसका सेक्रेटरीट बीजिंग में है. एंड इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, SEO का जो जनरल सेक्रेटरी होता है वही इनका एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट होता है एंड 3 साल की टर्म उनकी होती है. आप ये देख लो बॉडीज अंदर SEO, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल भी होता है. ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द SEO हर 1 साल में मिलती है. एंड SEO हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल जो खुद हर साल मिलती है. एंड ऑर्गेनाइजेस मल्टीलेटरल कॉपरेशन स्ट्रैटेजी, बेसिकली स्ट्रैटेजी एंड बजट वगैरह सब तैयार करती है. पर ये आपने सेक्रेटरीट एंड रैट्स के बारे में आपने ध्यान रखना है. करंटली इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं भाई, याद रखना. ठीक है. 5 तो उस टाइम थे, 3 कौन से ऐड हुए हैं देख लेते हैं. इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान ऐड हुआ है, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. आई थिंक इंडिया, चाइना एंड तजाकिस्तान ऐड हुए हैं. ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आई डोंट नो हाउ 8 हो गए. कौन सी एक नई ऐड हुई हैं? किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशियन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. चलो आप देख लेना. ठीक है. आपको समझ आ गया होगा. बेसिकली 8 थे, पहले 5 थे फिर 8 हो गए. ठीक है. सो देन इज़ अबाउट 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं. ठीक है. अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया. 6 डायलॉग पार्टनर्स भी थे, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल एंड टर्की एंड श्रीलंका. ठीक है. तो ऐसे ही होता है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है. UN वगैरह भी हो गए. UN में तो चलो काफ़ी मेंबर्स हैं, मान लो OPEC के होंगे. ठीक है. OPEC में तो वैसे OECD के पार्टनर्स लगा लो, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऑब्जर्वर्स रहते हैं, कुछ डायलॉग पार्टनर्स रहते हैं. तो ये ऐसे बढ़ते हैं. ठीक है. कोई भी कंट्री को पहले इनरोल करेंगे तो डायलॉग पार्टनर के तौर पे, फिर उसका स्टेटस बढ़ा के ऑब्जर्वर, फिर उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाती है. ठीक है. सो दिस यू मस्ट रिमेंबर. एंड ये थोड़ा मैप भी देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. देन देख लेते हैं G20. सो भाई G20 की मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है. उन्होंने 3 आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज ऑफ एजुकेशन. कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए भाई, क्राइसिस तो है पर कॉन्टीन्यूटी करवानी पड़ेगी. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. सो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज होल्डिंग फिलहाल की जो G20 समिट है 2020 की. सो G20 इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP को ये अकाउंट करते हैं. इनके जो मेंबर्स होते हैं वो 85% ऑफ GDP एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. सो वाई नॉट, इट शुड बी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली यहाँ के सभी लीडर्स इकट्ठे हो मिलकर आते हैं, बातचीत करते हैं. जेनेसिस कब है भाई, कब बनी थी? 1977 1998. ठीक है. आफ्टर द, क्योंकि एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उस टाइम पे
पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है, एंड कि भाई उनको वही इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं एंड इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। इसीलिए जो G7 के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा G7 में तो यार थोड़े ही देश हैं, ज़्यादा देश भी इंक्लूड करते हैं, इसीलिए उन्होंने G20 बनाया। G20 इस्टेब्लिश द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को मिलके इन 1999। सो प्रेसिडेंसी, सो भाई परमानेंट स्टाफ तो है नहीं कोई इसका। सो एवरी दिसंबर G20 कंट्री रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी लेते हैं इसकी, ठीक है, कभी G20 या अल्फ़ाबेटिकल वाइज या फिर म्यूचुअल कंसेंसस से लेते हैं। ब्रिक्स में तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज प्रेसिडेंसी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है। सो द कंट्री इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड जो स्मॉलर मीटिंग्स फॉर द कमिंग ईयर वो वही देखती है। दे कैन ऑल्सो इन्वाइट नॉन मेंबर, अगर कोई नॉन मेंबर है, मन है भाई उसका गेस्ट की तौर पे अतिथि देवो भव कर लो उसका। एंड फर्स्ट G20 मीटिंग तो बर्लिन में हुई थी 1999 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ मीटिंग हुई। फुल मेंबरशिप देख लो भाई किसकी किसकी है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर दे रखा है, देखो G7 कंट्रीज़ प्लस रशिया, ठीक है, तो बन गया G8। देन G20 में कौन से आ जाएंगे फिर, G7 प्लस रशिया प्लस टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। एंड फुल मेंबरशिप देख ली हमने। G20 क्या है, सो G20 डेवलपिंग नेशंस ऑल्सो कॉल्ड G21, G23, G20+, ये ब्लॉक है ऑफ द डेवलपिंग नेशंस जो 2003 में हुआ था। ये G20+ के बारे में बता रखे, नॉट G20 जो 2003 में बना था, ये G20 से डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो G20+ 2003 में आया था, वो तो पहले आ गया था ना 1999 में, तो ये उस 2003 में आया था, जैसे हमारा शंघाई SCO आया था। And it is origins can be traced to Brasilia declaration signed by foreign ministers of India, Brazil and South Africa, ठीक है। So G20+ is responsible for 60% of world population and 26% of world agriculture export। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की इकोनॉमी डोमिनेंट है ना, 70% ऑफ फार्मर्स, बेसिकली फार्म ओरिएंटेड वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। देन देखते हैं भाई स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्वीप, ठीक है। सो स्वीप ने इंप्रेसिव प्रोग्रेस करी है, ठीक है, ये प्रोग्राम पहले से ही चला हुआ है। तो किसके तहत ये प्रोग्राम चला हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, NRLM, ठीक है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर की एक सब स्कीम है सिंस 2016, ठीक है। तो कोई नई स्कीम नहीं है, उसने अच्छी प्रोग्रेस की है, ये बता रहे हैं। इसके तहत क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सहायता दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करे टू द रूरल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसी का बेसिकली अपडेट बता रहे हैं। 4 ऑफ दिस फोकस क्या है स्कीम का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है एंड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है वो प्रोवाइड करेंगे टू द एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेनिंग देगी इन द बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स, इवन कि भाई कैसे ग्राहक से बात करनी है, इस तरीके की भी सॉफ्ट स्किल दी जाएंगी। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद में है, जो टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर है स्वीप का। ये बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस दोनों को ही सपोर्ट करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मैं कल्ले को सपोर्ट करूंगा। सो कम्युनिटी रिसोर्स पार्टनर्स कौन होते हैं, ये प्रोग्राम सीक टू डेवलप पूल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स एंटरप्राइजेस प्रमोशन, जो लोकल हो, ठीक है, लोकल बंदे हो, सपोर्ट कर सके जो एंटरप्रेन्योर्स है सेटिंग अप रूरल एंटरप्राइजेस, कि भाई कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कैसे करना है, सॉफ्ट स्किल्स कैसे लेके आनी है, तो सब तरीके के इनको बताएंगे। एंड CRP-EP आर सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज टू द एंटरप्रेन्योर्स। सो ये आपने ध्यान रखने कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड देख सकते हैं 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सो दिस इज अ सब स्कीम अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM। देन इज अबाउट नेशनल बायोफार्मा मिशन। सो नेशनल इम्यूनोजेनेसिटी एंड बायोलॉजिक्स इवेल्युएशन सेंटर ने असेस किया है क्लिनिकल इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ वायरल वैक्सीन्स वाज इनॉग्रेटेड। सो भाई जॉइंटली किसने एस्टैब्लिश किया, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड बिराक DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल बायोफार्मा मिशन, ठीक है। तो भाई हम पहले नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री एकेडमिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्सन्स प्लस एकेडमिक जो रिसर्चर्स हैं उनका कोलैबोरेटिव मिशन है फॉर एक्सेलरेटिंग बायोफार्मास्यूटिकल्स डेवलपमेंट, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था इसको, एंड वर्ल्ड बैंक के लोन से भी इसको फंड किया जाता है। इम्प्लीमेंटेड बाय बिरैक, जो हमने ऊपर देखा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम टू क्रिएट इनेबलिंग इकोसिस्टम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सके इन इंडिजिनस मैन्युफैक्चर इन द बायोफार्मा सेक्टर, ठीक है। सो देख सकते हैं आप इसमें
सो बिरैक क्या है भाई, जिसकी ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो बिरैक क्या है, नॉन प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस्टेब्लिश की है। इंटरफेस एजेंसी है टू स्ट्रेंथन पावर टू इमर्जिंग बायोटेक इंटरप्राइजेस टू अंडरटेक स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। जो ये बायो फार्मा सेक्टर है उसमें स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन लेकर आएंगे एंड नेशनल रेलेवेंट प्रोडक्ट हम बनाएंगे लोगों के लिए जिसकी उनको ज़रूरत होगी। सो बेसिकली इनोवेट इन इंडिया का इनोवेशन के लिए बेसिकली है बायोफार्मा सेक्टर में। सो लो ओजोन ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। तो देखा उन्होंने कि जो सरफेस ओजोन है, ठीक है, अब दो तरीके की ओजोन होती है, एक ट्रोपोस्फियर में और एक स्ट्रैटोस्फियर में। स्ट्रैटोस्फियर वाली गुड ओजोन होती है एंड ट्रोपोस्फियर में बैड ओजोन होती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे बैड ओजोन होती है, ठीक है। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हम निकालते हैं उसमें कितने देखते हैं हम, 8 पॉल्यूटेंट्स देखते हैं, जिसमें से एक कौन सी है, ओजोन, ठीक है। हम क्या देखते हैं, PM2.5, ठीक है, PM10, ठीक है, एंड देन NO2 देखते हैं, SO2 देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं, अमोनिया देखते हैं, लेड देखते हैं एंड ओजोन देखते हैं, ठीक है। आई थिंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो अमोनिया, लेड एंड ओजोन। तो ये जो ओजोन है दिस इज वन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर की ओजोन होती है दैट इज अ पॉल्यूटेंट एंड इट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स NO2 या NO3 की विद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन से ये बनती है, ठीक है। सो इट यूजुअली एमिटेड, क्योंकि अब जो NO2 SO2 है वो वैसे ही कार की जो व्हीकुलर एमिशन है उससे रिलीज होती है। तो जितने व्हीकुलर एमिशन होंगे उतनी ही फिर ये ओजोन बनेगी, है ना। तो रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स वगैरह से बनती है। तो लो ओजोन क्यों है भाई वहाँ पे, क्योंकि लोकल रिसोर्सेज से ये इन्फ्लुएंस है ये साइट एंड ड्यूरिंग वहाँ पे मेजर नेशनल हाईवेज भी पड़ते हैं ब्रह्मपुत्र वैली पे, ठीक है। तो काफ़ी सारे हाईवेज भी है, तो ऑब्वियसली वो ओजोन के इम्पैक्ट में तो आएगी क्योंकि व्हीकुलर एमिशंस होंगे। ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स द साइट इज नियर अ फोटो सैनिटरी स्टेट इंडिकेटिंग लो इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज ऑन द ओजोन कंसनट्रेशन। सो हम देख लेते हैं भाई क्या वजह है। सो हमें कंसर्न क्यों होना चाहिए ग्राउंड लेवल ओजोन से रिलेटेड, क्योंकि एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये लोगों पे इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ऑन द इन्वायरमेंट, इन द पीपल्स हेल्थ एंड ये स्मोक बनाती है, ठीक है। और स्मोक प्लस फोग, जिसे स्मोक कहते हैं, ठीक है। धुंधला धुंधला जो सर्दियों में आ जाती है बहुत बार स्मोक, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ जाती है तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड ट्रीज अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशनल नीड्स के लिए। सो मेन हेल्थ कंसर्न ऑफ एक्सपोजर टू द ग्राउंड लेवल ओजोन एंड इट्स इफेक्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग फंक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। सो ओजोन क्या है भाई, नेचुरली तो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो सोलर रेडिएशंस UV के इंटरेक्शन से बनती है, बट फोटोलाइसिस से होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट जाता है और फिर जाके ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से मिलता है, तब जाके ये ओजोन बनाती है। नेचुरली स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, पर जो पॉल्यूटेंट वाली है वो नीचे ट्रोपोस्फीयर में मिलती है, ठीक है। तो एक फ्रीड एटम होता है जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन होता है अदर O2 के साथ, जिससे मिलके ये O3 बनाते हैं। सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। देन अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स के जो FCRA है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली FCRA को कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लियरेंस, क्योंकि क्लियरेंस कौन देता है, होम मिनिस्ट्री, कि भाई आप फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हो। कि फॉरेन फंडिंग में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि वो इलीगल ट्रैफिकिंग से भी वो पैसा आ सकता है, या इलेक्शन रिजल्ट्स को मतलब मैनिपुलेट करने के लिए भी आप कर सकते हो। तो फॉरेन रेगुलेशंस आर नीड टू बी रेगुलेटेड, बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को काफ़ी रेगुलेट करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों ही इसको रेगुलेशन में कारगर साबित होती है। एंड की प्रोविजंस क्या है भाई, एक हम इसीलिए हम एक्ट लेके आए FCRA 2010। अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर टू रजिस्टर देमसेल्फ इन एवरी 5 years, ठीक है। एक बार नहीं, हर 5 साल में आपको रजिस्टर करनी है। ऑल NGOs को रजिस्टर करना पड़ेगा और ग्रांटेड प्रायर परमिशन अंडर FCRA एंड अपनी डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रही हैं एंड जो आपने पिछले 3 महीने में अपने यूटिलाइज़ की हैं, और अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करना पड़ेगा। NGOs नाउ नीड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न्स। तो अब तो एनुअल रिटर्न्स भी आपने ऑनलाइन फाइल करने हैं एंड अपने पास बेसिकली पेपर्स वगैरह संभाल के रखने हैं। हु कैन नॉट एक्सेप्ट, कौन नहीं ले सकता, एक तो इलेक्शन कैंडिडेट, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना वो वोटर्स को लुभा पाएंगे। मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेचर फॉर सेम रीजन, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो भी पॉलिटिकल नेचर की हो, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमिनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ताकि वो दूसरी कंट्री प्रो चाइना या प्रो पाकिस्तान न्यूज़ ना फैलाएं। जज, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, ठीक है, वरना फिर वो अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा एंड फिर वो उनके इंटरेस्ट में काम करेंगे। एंड एसोसिएशन और एनी कंपनी जो इंगेज्ड हो ऑडियो न्यूज़ या विजुअल न्यूज़ के प्रोडक्शन में, वरना वही फिर बायसनेस वाली बात होगी। एनी अदर इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस जो प्रोहिबिटेड हो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। सो व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होना चाहिए भाई, कोई भी ऐसी एसोसिएशन, मान लो कोई एनजीओ ही है, इट मस्ट बी रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, या फिर अगर कोई ट्रस्ट है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत, या कोई कंपनी है तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए। 3 साल तक उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं आज मैंने सेटअप किया अगले दिन मेरे पास $80,000 आ गए, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट हैज़ अंडरटेकन रीजनेबल एक्टिविटी, भाई बेनिफिट भी होना चाहिए सोसाइटी का, 3 साल में आपने क्या क्या काम किया वो आपको दिखाना चाहिए पेपर्स में। एंड हैज़ स्पेंड एटलीस्ट 10 लाख, उसने 10 लाख स्पेंड किए हों, ठीक है, 3 साल में, तब जाके उसको वो रिसीव करने के लायक होगा, वरना जब भी पैसे खर्च होंगे तभी तो सोसाइटी का फ़ायदा होगा ना, खाली बोल बच्चन से तो फ़ायदा होता नहीं है। सो इसीलिए दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। FCRA याद रखना 2010 का है। सो मून में भी रस्टिंग, जो इसरो का चंद्रयान 1 है, इमेजेस उसने बताया है, ठीक है। तो क्या है, पहले चंद्रयान 1 हमारा 2008 में हमने इससे कांटेक्ट खो दिया था, फिर नासा ने इसको ढूंढ निकाला, तो इसरो के चंद्रयान 1 ऑर्बिटर ने ये बात बोली है, उसने वो भेजे हैं इमेजेस भेजे हैं, ठीक है। एंड बोल रहे हैं कि मून में भी रस्टिंग अलोंग पोल्स। तो रस्ट क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। तो जंग भाई कैसे लग सकता है, जंग तो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, Fe2O3 होता है। तो जब आयरन के साथ, अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स वो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं वो मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली अब मैग्नेटिक फील्ड भी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो इसीलिए उसको जंग भी लग सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो क्या है भाई, आयरन से बने होंगे तब तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा ना, तभी तो जंग लगेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकता है, वाटर से मिलेगा। जब वाटर टूटेगा, हमारे यहाँ भी जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था, पहले पानी आया था, ठीक है, फिर पानी से हमारा ऑक्सीजन बन गया था, है ना। जो ये O एंड H का, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटा था जब जाके कहीं पे ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस आई थी। आप तो कहते हो कि मून का खुद तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, वहाँ तो पानी भी नहीं है, मून पे पानी तो आप ढूंढते रहते हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि रस्टिंग हो रही है। सो वही चीज़, ये कन्फ्यूजन है, हेंस इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। पॉसिबल रीजंस क्या है, आयरन को रस्ट होने के लिए उसको एक ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है जो कि ऑक्सीजन होता है। एंड मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। एंड terrestrial so the terrestrial oxygen travels to moon along an elongated extension of planet's magnetic field called magnetotail, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन है, जो हमारे यहाँ का अर्थ का थोड़ा बहुत है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो डोनेट होता है वो मैग्नेटोटेल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसके पास चला जाता है। एट एवरी फुल मून मैग्नेटोटेल ब्लॉक्स 99% ऑफ सोलर विंड्स फ्रॉम ब्लास्टिंग द मून, ठीक है। जो तो जब फुल मून होता है, ड्रॉइंग द टेम्परेरी कर्टेन ओवर द ल्यूनर सर्फेस, अलाउिंग पीरियड्स ऑफ द टाइम फॉर रस्ट टू फॉर्म, ठीक है। उस टाइम पे जो सन की विंड्स को ब्लॉक कर लेगा, इससे क्या होगा, फुल मून पे अर्थ से उसका जो ऑक्सीजन का है वो मैग्नेटोटेल की हेल्प से इसके पास धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसकी रस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो भाई पानी कहाँ से आया, ठीक है। आप तो कहते हो मून इज डिवाइड फ्रॉम वाटर, पर वहाँ पे क्या है, फ्रोजन वाटर है। हमने देखा कि जो लूनर क्रेटर्स हैं, गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ पे फ्रोजन वाटर तो है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रोजन वाटर है, तो वहाँ से आया है। एंड कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं फास्ट मूविंग डस्ट पार्टिकल्स जो मून पे बॉम्बार्ड करते हैं माइट फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो मून की सरफेस लेयर पे होते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स की मदद से जो फ्रोजन वाटर है वो रिलीज हो गया होगा एंड इसकी वजह से हुआ होगा। सो बैकग्राउंड क्या है, दो लॉन्च इन 2008 चंद्रयान के 1 के बारे में बता रखा है। इंडिया का पहला ल्यूनर प्रोब है, वहाँ पे इसने ल्यूनर पे जाके इसने सर्च किया। इसरो ने लॉस्ट कर दिया था 2009 में इससे कम्युनिकेशन, पर नासा के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढ निकाला। सो की फाइंडिंग्स क्या बताई कि भाई ल्यूनर वाटर है, चंद्रमा पे पानी है, वहाँ पे ल्यूनर केव्स है, ठीक है, फॉर्म बाय एशियन ल्यूनर लावा फ्लो, तो वहाँ पे भी लावा होता था एंड वहाँ पे जो क्रेटर्स है या ल्यूनर केव्स बने हुए हैं, पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। देन फैक्ट और प्लेम्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह, पोषण से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पोषण माह है तो किसके रिलेटेड होगा, पोषण अभियान, ठीक है। तो एवरी ईयर पोषण माह को अंडर पोषण अभियान में के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। 2018 से ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब पोषण की जरूरत किसको होती है, वुमेन एंड चिल्ड्रन को, तो वही मिनिस्ट्री करेगी, ठीक है। तो नोडल मिनिस्ट्री है पोषण अभियान की एंड बाकी दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ कन्वर्जेंस में भी काम करती है, पर मेन मिनिस्ट्री वुमेन ऑफ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जन भागीदारी की मदद से एक ऐसा जन आंदोलन बनाएंगे जिसकी मदद से माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ अमंग द यंग चिल्ड्रंस को हम एलिमिनेट कर सकें एंड जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन हम सिक्योर कर सके। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर स्काइज फॉर ब्लू स्काइज। सो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने 19 दिसंबर 2019 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज हम बनाएंगे 7 दिसंबर को एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, ठीक है। सो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन
वर्किंग विद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू एडवोकेट फॉर द डे इन द लीड अप टू दिस डिसीजन। तो उन्होंने एडवोकेट किया इसके तहत, एंड द डे एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस हो इंडिविजुअल में, कम्युनिटी में, कि भाई क्लीन एयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एंड फॉर द हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, एंड हम लॉकडाउन में देख ही चुके हैं। सो द क्लीन एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लोगों में बेसिकली सेंसिटिविटी जनरेट करने के लिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन, आई होप यू लाइक इट। सो आज रात तक में जो चैप्टर 4 है शंकर IAS एनवायरमेंट सीरीज़ का, उसका मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। सो हु एवर इज़ इंटरेस्टिंग यू कैन वॉच इट, एंड सेकेंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।